हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों आज हम फिर से एक नई टॉपिक सीखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग समझेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कार्य प्रणाली। मतलब कैसे पढ़ा गया, इतना लंबा डीएनए, इतना पैसा लग रहा है और उसके बाद इतने देश के साइंटिस्ट लगे हैं, तो ये कैसे हुआ, मतलब कैसे संभव हो सका। क्या 13 साल लगने थे, क्या उतने ही लगे हैं या उससे ज्यादा? क्योंकि पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने बताया था कि 13 साल लगे हैं, है ना। तो आज हम बताते हैं कि क्या कैसे हुआ और मतलब कैसे ह्यूमन का डीएनए पढ़ा गया। तो दो प्रयास किए गए, है ना। पहले प्रयास में क्या किया गया, यानी इसकी दो प्रणालियां डेवलप की गई, मतलब कैसे कैसे ह्यूमन के डीएनए को पढ़ा जाएगा। सबसे पहले यानी सबसे फर्स्ट, क्योंकि ह्यूमन के डीएनए के बारे में पता करना है। और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि ह्यूमन का जो 99% डीएनए है, यानी मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म का या सभी ऑर्गेनिज्म का कर सकते हैं, 99% जो डीएनए होता है वो उस पर कोई भी जीन नहीं होता, केवल 1% ऐसे डीएनए होते हैं जहां पर जीन होता है। इसका मतलब दो प्रयास किए गए हैं। मतलब सबसे पहले कि हमें उस डीएनए खंड को जान लेना है जहां पर जीन है, और दूसरा कि सारे डीएनए खंड मतलब डीएनए पर उपस्थित यानी पूरे ह्यूमन के जीनोम को जान लेना है कि कौन कौन से कोडॉन क्या कहां कहां पर स्थित हैं, ए टी जी सी किस प्रकार से अरेंज्ड है। तो ये दो प्रोसेस था, तो हम बताएंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एनसीईआरटी ओपन करिए, हेडिंग है वहां पर कार्य प्रणाली, जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे हुआ। चलिए देखते हैं। कार्य प्रणाली की बात करें तो दो तरीके से ह्यूमन के डीएनए को पढ़ा गया। सबसे पहला क्या था बच्चों, सबसे पहला प्रोसेस था उनका ESTS प्रोसेस। ESTS इसका पूरा नाम है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। हिंदी लिखी होगी वहां पर, सभी लोग जानते होंगे क्या है, व्यक्त अनुक्रम घुंडी। ठीक। और दूसरे में क्या, दूसरा क्या था, यानी दूसरे का नाम क्या दिया गया, सीक्वेंस एनोटेशन। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये कई बार मेडिकल एग्जाम के क्वेश्चन बने हैं। इसकी हिंदी क्या है बच्चों, इसकी हिंदी है अनुक्रम टिप्पण। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। यानी कि ह्यूमन के पूरे डीएनए को, यानी 2.2 मीटर यानी ह्यूमन के जीनोम को पढ़ने का दो तरीका अपनाया गया। सबसे पहले साइंटिस्ट ये चाहते थे कि ह्यूमन के, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले साइंटिस्ट ये चाहते थे कि ह्यूमन के डीएनए पर हम पहले उस डीएनए खंड को जान ले जिससे जीन बनता है। क्या बोला हमने, ध्यान से सुन लीजिए। मतलब साइंटिस्ट ये चाहते थे कि पहले हम उस खंड को जान ले जहां पर जीन बनता है। उसी को क्या कहा गया बच्चों, ESTS यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। यानी कि ह्यूमन के पास जो डीएनए है उस डीएनए से क्या बन रहा हो, mRNA का निर्माण हो रहा हो। और आप सबको पता है mRNA बनेगा तो किसका क्या निर्माण बने, क्या होगा, प्रोटीन बनेगा बच्चों। ठीक है, और ये प्रोटीन ही एक्सप्रेस करता है। मतलब सबसे पहले प्रयास था साइंटिस्टों का कि हम पहले मतलब ह्यूमन के डीएनए के उस खंड को पहचान ले जहां पर कोई जीन बनता है, यानी कोई मतलब वो खंड एक्सप्रेस करता है। तो उसको क्या बोला गया, ESTS यानी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। और दूसरा उनका प्रयास था बच्चों कि ह्यूमन के पूरे डीएनए को चाहे वो व्यक्त कर रहा हो या व्यक्त नहीं कर रहा हो, मतलब चाहे वो एक्सप्रेस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। इसका मतलब चाहे यानी पूरे डीएनए पर चाहे वो आरएनए या mRNA बना रहा हो या नहीं बना रहा हो, यानी सबकी जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, पहले प्रयास में क्या था कि केवल और केवल उस डीएनए खंड को पहचानना है जहां से जीन बनता है। और दूसरे प्रयास में वो क्या चाहते थे, दूसरे प्रयास में चाहते थे कि पूरे ह्यूमन के डीएनए को पढ़ा जाए, यानी चाहे वो डीएनए का खंड जीन बना रहा हो या नहीं बना रहा हो। इसको नाम दिया गया, यानी दूसरे प्रयास को बच्चों, सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, यानी अनुक्रम टिप्पण। मतलब ह्यूमन के पूरे डीएनए को पढ़ा गया, चाहे वो जीन बना रहा हो या नहीं बना रहा हो। तो दो प्रयास किए गए इसके लिए। क्या क्या मेथड थे, ठीक है, यानी कैसे किया उन्होंने,
यानी ये अभी तक तो हमने देखा कि दो तरीके से वो चाह रहे थे कि दो सिस्टम हो जाए। एक तो हम सबसे पहले हम ये जान ले कि ह्यूमन का वो डीएनए जहां से जीन बनता है, और दूसरे प्रयास में वो ये जानना चाहते थे कि पूरे ह्यूमन के डीएनए को पढ़ा जाए कि कौन कौन सा सीक्वेंस किस प्रकार से, यानी ATGC जो लगा है वो किस प्रकार से लगा हुआ है। समझ गए इतनी बात को। अब बात करेंगे मेथड की, कौन सी विधि थी उनकी, यानी विधि की बात करें अगर हम तो क्या अपनाया, मतलब कैसे किया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने डीएनए को काट दिया, ठीक है। यानी पहले डीएनए को क्या किया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, काटा लगा, ठीक है, काटा गया। डीएनए को क्या किया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। किसकी हेल्प से काटा जाएगा, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलेंगे बच्चों। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से डीएनए को, यानी एक डीएनए खंड है ऐसे 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 ऐसे, छी कैसे बना दिए सर। चलो अब इसको क्या किया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या किया गया, काट दिया गया। किसकी हेल्प से, हाथ से नहीं, कैंची से नहीं, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी हेल्प से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। काटने के बाद किसका यूज किया गया, संवाहक का। संवाहक कौन है बच्चों, किसका यूज किया गया, संवाहक का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड का। और प्लाज्मिड कहां होता है, यानी संवाहक के रूप में। प्लाज्मिड मतलब संवाहक का मतलब होता है कि जो हमारे जीन को ले जा सके या किसी चीज को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। तो हमारे डीएनए में, यानी हमारे बॉडी में तो नहीं होता, हाँ बैक्टीरिया में होता है। मतलब हम ऑर्गेनिज्म में जिसको संवाहक कहते हैं वो है प्लाज्मिड, है ना। संवाहक की इंग्लिश नहीं है प्लाज्मिड। हमने बोला कि हमारे डीएनए को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी हमारे डीएनए को ले जा सके, उसको क्या बोलेंगे, हम संवाहक बोलेंगे। और वो कौन करता है, प्लाज्मिड करता है। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्लाज्मिड आता कहां से, कहां होता है प्लाज्मिड, आंसर दीजिएगा हमको। ओके, चलते आगे बढ़ते हैं। यानी इस डीएनए, यानी जो छोटे छोटे खंड हमने काटे हैं डीएनए के, वो छोटे छोटे खंड को संवाहक की हेल्प से किसमें ट्रांसफर किया गया, बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया गया। किसमें, बैक्टीरिया में। और उसके बाद किसमें, ईस्ट में। जब इसके अंदर, यानी ये क्या थे, होस्ट थे बच्चों, ये क्या थे, होस्ट थे, जिसको बुक में हिंदी में लिखा है अतिथे, होस्ट, ठीक है। होस्ट मतलब जो हमारे डीएनए को लेगा, है ना, वो होस्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये प्लाज्मिड के अंदर हमारे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद बैक्टीरिया और ईस्ट में ट्रांसफर किया गया। और जब बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया गया तो इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों, क्या, बैक कहा गया है बुक में, है ना, बैक, जिसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके। ईस्ट के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, ईस्ट के लिए एक यूज किया गया है ना, बुक में देख सकते हैं क्या लिखा। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, जी हां, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, आर्टी है ना, आर्टिफिशियल। ईस्ट का मतलब एग का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। समझ गए। यानी पहले मतलब इस दोनों काम को करने के लिए विधि कौन सी थी, सबसे पहले डीएनए को छोटे 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 टुकड़ों में काट दो। काटने के बाद हर एक टुकड़े को प्लाज्मिड की सहायता से जोड़ के बैक्टीरिया में या फिर ईस्ट में ट्रांसफर कर दो। ईस्ट में, बैक्टीरिया में या ईस्ट में अपने डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद क्या किया जाएगा बच्चों, क्यों ऐसा होता है, रीजन क्या है, ये रेप्लिकेट करेंगे अपनी, मतलब हमारे डीएनए खंड को बहुत सारा बनाएंगे, जिससे पढ़ने में आसानी होगी, जिससे पता चलेगा पर्टिकुलर ये खंड में कौन कौन से कोड हैं, कोड मतलब नाइट्रोजन क्षार हैं, और कौन कौन से, मतलब ये किस प्रकार से जीन को एक्सप्रेस करते होंगे या फिर कौन सा जीन बनाते होंगे, है ना। काटने का ये मतलब था। और रैंडमली काटा गया बच्चों, मतलब कहीं से भी कट गया, कोई भी पर्टिकुलर किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम नहीं लिया गया। नाम मतलब
डीएनए खंड को छोटे छोटे टुकड़ों में केवल काटा गया, यानी जीन भी कट गया बीच से तो कट जाने दो, लेकिन दूसरे सिद्धांत का काम मतलब यही था कि हमें पूरे डीएनए को पढ़ना है। और इसके लिए क्योंकि ह्यूमन का डीएनए काफी लंबा होता है, इसको एक साथ पढ़ना बड़ा मुश्किल का काम है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया, ईस्ट में ट्रांसफर किया गया और सारे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बनाई गई। और उसको पढ़ने के लिए बच्चों किस विधि का उपयोग किया गया, इस विधि को बोलते हैं फ्रेडरिक सेंगर यानी डीएनए सीक्वेंसर विधि का उपयोग किया। डीएनए सीक्वेंसर विधि का प्रयोग किया गया, डीएनए सीक्वेंसर विधि का प्रयोग किया गया। और इसको बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? फ्रेडरिक सेंगर, इन्होंने बताया था। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेडरिक सेंगर ने जो विधि बनाई है डीएनए सीक्वेंसर, इसी सीक्वेंसर विधि का यानी ये जो सीक्वेंसर विधि है इसी का प्रयोग किया गया था अमीनो एसिड को यानी प्रोटीन में अमीनो एसिड को पढ़ने के लिए। और सबसे पहले इंसुलिन के अमीनो एसिड को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंसर विधि है तो फ्रेडरिक सेंगर ने इसको इवॉल्व किया है, इसलिए इस नाम को याद रखिएगा। तो डीएनए को पढ़ने के लिए किसका यूज किया गया? डीएनए सीक्वेंसर विधि का उपयोग किया गया, जिससे पूरे डीएनए के हर एक कोडॉन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। बच्चों आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इतने सारे इंफॉर्मेशन हो गए थे, इसको आसानी से एक जगह कलेक्ट करना, मतलब हर इतना सारा इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट भी करना है, पढ़ किस लिए रहे थे? कलेक्ट करने के लिए ना, उसको जानने के लिए ना। तो बड़ी समस्या थी। समस्या यह थी कि ह्यूमन उसको कलेक्ट नहीं कर सकता था, बड़ी कठिनाई थी। इसके लिए कंप्यूटर का इवॉल्व किया गया, और वो भी कंप्यूटर कौन से थे? सुपर कंप्यूटर, क्योंकि बड़ी मेमोरी चाहिए उसके लिए ना। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितना बड़ा इंफॉर्मेशन है। तो इसके लिए सुपर कंप्यूटर्स का मतलब उसके डेटा को रखा गया। और आप हमें क्वेश्चन बता दीजिए यहीं पर कि जो भी मतलब जीव विज्ञान में जो भी सूचना मिलती है उसको इकट्ठा किया जाता है, उस विज्ञान का नाम क्या है ना? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा हमको। चलिए, तो और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि सबसे अंत में क्रोमोसोम 1 को पढ़ा गया, यानी सबसे लास्ट में क्रोमोसोम 1 को पढ़ा गया। क्रोमोसोम फर्स्ट को सबसे लास्ट में पढ़ा गया। फर्स्ट है बेचारा, पढ़ा गया लास्ट में। और किस सन में कि पढ़ा गया? 2006 में। यानी लगने थे 13 साल, लग गए कितने? 16 साल। अरे भाई 2003 ना पिछली क्लास में पढ़ाए हैं, अब कहां 13 साल हुआ? अरे 1990 से 2006 देखिएगा तो कितना साल हो गया बताइए? 16 साल हो गया, है ना? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर 16 साल ऑप्शन होगा तो भाई सही होगा 16 साल, ठीक है। और खाली 13 साल होगा, उसके बाद 16 साल नहीं है, 17 है, 18 है, 20 है, तब के लिए आप 13 साल सही लगा कर रहे हैं। समझ गए? जो नीट एग्जाम देने वाले हैं, है ना? तो एग्जैक्ट जो समय लगा वो कितना साल लगा? 16 साल, क्योंकि क्रोमोसोम 1 को पढ़ने में कितना समय लगा, मतलब किस समय कंप्लीट हुआ? 2006 में क्रोमोसोम फर्स्ट। तो लास्ट से पढ़ते आ रहे थे। कुछ लोग समझेंगे यार पहले को क्रोमोसोम फर्स्ट को पढ़ने में पढ़ा गया 2006 में, तो बाकी सब अभी पढ़ना बाकी है क्या? नहीं 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 बच्चों, मेरी बात सुन लो। क्या हमने बोला? 2006 में क्रोमोसोम 1 को पढ़ के कंप्लीट किया गया। यानी ह्यूमन के डीएनए में आपको पता है 22 जोड़ी 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ी ना, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम होते हैं। तो उसमें से 22 जोड़ी तो ऑटोसोम होते हैं, यानी मेल फीमेल में सिमिलर होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? मेल फीमेल में सिमिलर होते हैं। कितने? 22। और उसके साथ साथ एक्स को अलग से पढ़ा गया, वाई को अलग से पढ़ा गया, ठीक है। ये मान लेते हैं फीमेल और मेल में कॉमन तो होते हैं, मेल और फीमेल कॉमन होते हैं, लेकिन ये वाई केवल और केवल किस में होता है? मेल में होता है बच्चों। तो इस प्रकार से कुल कितने क्रोमोसोम पढ़े गए? 22 ये और 23 और 24। और आपके बुक में 24 लिखा होगा कहीं पर, है ना? 24 लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। 24 का मतलब हो गया 22 ऑटोसोम्स और 2 लिंगी गुणसूत्र कौन से? एक्स और वाई। तो 22 ये, 23 और 24, यानी 24 गुणसूत्र को पढ़ा गया, जो इसमें सबसे लास्ट में पढ़ा गया बच्चों क्रोमोसोम फर्स्ट को, जो 2006 में। जबान फिसल गई 2006 में बच्चों। समझे कि नहीं समझे? एक बार और सर, सही है ना? एक बार और इस बार पक्का है समझ जाएंगे। चलिए बच्चों, भूलिएगा मत, थोड़ा सा याद रखिएगा। हम लोग बड़े आराम से एकदम हर एक पॉइंट को समझेंगे, है ना? एकदम प्यार से समझते हैं। हमने क्या बोला कि हमने पिछली क्लास में
बहुत सारे डेटा देख लिए, लक्ष्य भी देख लिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, पैसा भी हमें पता चल गया इतना लगना है, इतने देश कंसीडर कर रहे हैं, ये भी हमें पता चल गया। लेकिन बात ये आ गई कि कैसे करेंगे। तो साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि हम दो विधि अपनाएंगे। पहली विधि यानी पहले प्रयास में, फर्स्ट प्रयास में क्या था, पहले प्रयास में उनका मानना था कि पहले हम ह्यूमन के डीएनए पर उस खंड को पहचान लेंगे जहां से जीन बनता है, मतलब आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो फिर हमारा जीन एक्सप्रेस हो जाएगा। तो पहले उस खंड को पहचानना है जहां पर जीन एक्सप्रेस्ड होता है। दूसरे प्रयास में उनका कहना था कि हमें दूसरे प्रयास में पूरे ह्यूमन के पूरे डीएनए को जानना पड़ेगा कि कौन सा कोड कहां कहां पर है। ठीक है, समझ गए ना इतनी बात। और पहले वाले प्रयास को क्या नाम दिया गया, ESTS यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, और यानी वही खंड पहचानना है जहां पर जीन का मतलब जीन बनता है। और दूसरे में क्या, सीक्वेंस एनोटेशन यानी अनुक्रम टिप्पणी, यानी पूरे डीएनए को पहचान लो, पूरे डीएनए को जान लो कि कौन सा, चाहे वो जीन बना रहा हो या ना बना रहा हो। विधि क्या थी, मतलब कैसे करना था इसको। हमको पता है कि ह्यूमन का डीएनए काफी लंबा है, काफी लंबा मतलब 2.2 मीटर लंबा है। इसको पढ़ना आसान नहीं था क्योंकि रस्सी थोड़ी है वो, है ना, इतना छोटा है। सेल तो हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, न्यूक्लियस का एक खाक देखेंगे अपनी नेकेड आई से और उसके अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए, वो भी बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है, सुपर क्वाइल्ड है। उसको कैसे पढ़ेंगे, पॉसिबल था क्या, आसान नहीं था बच्चों। तो इसके लिए उन्होंने कहा, क्या किया साइंटिस्टों ने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लिया और डीएनए को खच 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 ऐसे जैसे सब्जी काटते हैं, काट के अलग कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। अब हर एक टुकड़े को उन्होंने क्या काम किया, बैक्टीरिया और ईस्ट में ट्रांसफर कर दिया। कैसे किया, संवाहक का प्रयोग। संवाहक कौन है, प्लाज्मिड है। और प्लाज्मिड कहां मिलता है, क्वेश्चन पूछे है ना, बताइएगा। और उसके बाद किसमें, होस्ट के बॉडी में। होस्ट कौन है, बैक्टीरिया और ईस्ट होस्ट हैं, और प्लाज्मिड का यूज किया गया और ट्रांसफर किया गया। बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया गया उसको बोला गया बैक, और जब ईस्ट में ट्रांसफर किया गया तो इसको बोला गया एक। और ये नीट एग्जाम का क्वेश्चन है ना। बैक का पूरा नाम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एक का पूरा नाम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यानी भाई डीएनए में छेड़छाड़ किए है ना, मतलब हम अपना डीएनए जोड़े हैं ना ले जाके, तो क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया ना, तो इसलिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोला गया। और ईस्ट के लिए ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोला, क्योंकि हम अपना डीएनए उसमें ले जाके क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद बहुत सारी कॉपी बन गई, हर एक कॉपी को पढ़ा गया। किस विधि द्वारा पढ़ा गया बच्चों, हर एक कॉपी मतलब एक कॉलोनी में से कॉपी को पढ़ लिया गया, दो एक को पढ़ लिया गया, जिससे पता चला भाई सब में सिमिलर चीजें हैं। तो फिर किस विधि द्वारा पढ़ेगा, बात यह कि विधि कौन सी थी। तो विधि कौन सी थी, डीएनए सीक्वेंसर। किसने बनाया है, किसने बताया है इस विधि को, तो फ्रेडरिक सेंगर ने बताया है। फ्रेडरिक सेंगर, यही विधि का प्रयोग किया गया था प्रोटीन के अमीनो एसिड को पढ़ने के लिए, और यही विधि का प्रयोग किया गया किसका, डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ने के लिए। और बच्चों सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने बड़े डेटा को कलेक्ट करके लिखना भी था, अरेंज भी करना था, इतना आसान नहीं था। इसके लिए किसका प्रयोग किया गया, कंप्यूटर का। वो भी कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर थे सब, ठीक है, उनका यूज किया गया। और सुपर कंप्यूटर में सारे डेटा को कलेक्ट किया गया। और सबसे मजे की बात तो यह है बच्चों कि 2006 में क्रोमोसोम 1 को पढ़ा गया। सबसे अंत में क्रोमोसोम फर्स्ट को पढ़ा गया। यह पूछा जा सकता है नीट एग्जाम का क्वेश्चन। सबसे अंत में क्रोमोसोम फर्स्ट को पढ़ा गया, और उस क्रोमोसोम फर्स्ट को किस सन में पढ़ा गया, 2006 में। समझ गए ना, 2006 में पढ़ा गया। यानी 2003 तो हम कहते हैं, रियलिटी में 2006 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, क्योंकि क्रोमोसोम फर्स्ट को किस सन में पढ़ा जा रहा है, सबसे लास्ट में पढ़ा गया क्रोमोसोम फर्स्ट को 2006 में। इस हिसाब से ह्यूमन के 24 क्रोमोसोम को पढ़ा जा चुका था। 24 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 23 ही जोड़े होते हैं, 23 ही देखा जाते होते हैं। 22 ऑटोसोम्स होते हैं, मेल फीमेल में समान होते हैं। 23वें जोड़े में फीमेल में XX हो जाता है और मेल में क्या हो जाता है, XY हो जाता है। तो इसको उनके एक्स और वाई क्रोमोसोम को अलग करके पढ़ा गया। तो 24 क्रोमोसोम बुक में दिया है, डेटा गलत नहीं है, सही है। अब बात फंस गई कि इतने बड़े नक्शे, मतलब इतना जो भी कुछ है, इसको अरेंज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। सबकी भाई सबको पता चलना चाहिए कि डीएनए का कौन सा खंड क्या करता है, हमारा
हमारा डीएनए का कौन सा खंड क्या करता है, कहां पर हमारे जीन बनते हैं। तो इसके नक्शे को बनाने के लिए अन्य विधि मतलब यूज की गई, जिसमें मतलब यही कंप्यूटर का, और उसके बाद हमें उस खंड का भी पता चला जो मैक्रो सैटेलाइट कहा गया। माइक्रो सैटेलाइट, मैक्रो सैटेलाइट भी हम आगे पढ़ेंगे उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और माइक्रो सैटेलाइट का मतलब कि किसी एक खंड को बार बार दोहराएगा, जैसे ए टी 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 है ना, ए और जी ऐसे करके सारे एक ही नाइट्रोजन को बार बार दोहराया गया है बच्चों, इसी को बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, कई बार होता है, कहीं बहुत लंबा हो जाता है तो मैक्रो बोल देंगे उसको, छोटा हो जाएगा तो माइक्रो। मतलब अगर 10-15 है तो इसको माइक्रो, और 1000-2000 20,000 30,000 हो जाएगा, मतलब एक ही कोड कई बार हो जाएगा। कोड मतलब ए टी बहुत सारे बार हो जाएगा। तो बात करेंगे, अगर छोटा होगा तो माइक्रो, बड़ा होगा तो मैक्रो। आई थिंक समझ में आ गया। माइक्रो मैक्रो के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास बच्चों, इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो होगी डीएनए से मतलब जो पढ़ा गया क्या मिला। बात की गई थी 2003 में पूरा होगा, पूरा हुआ नहीं। 13 साल का प्रोजेक्ट बनाया गया लेकिन पूरा हुआ 2006 में। ये चीज याद रखिएगा, मेमोरी में भर लीजिएगा। पूरा हुआ 16 साल बाद। 13 साल में सिर्फ उन्होंने सोचा था, पूरा हुआ कब? 2006, यानी 16 साल बाद। ठीक है, ये चीज भर लीजिएगा दिमाग में, गलती नहीं करिएगा। अब हम आगे की क्लास में देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या क्या मिला, मतलब जब पढ़ा गया तो क्या क्या मिला। अभी तक हम पहली क्लास में ये पढ़े, यानी कि वो पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट साइंटिस्टों ने अपना प्लान बनाया कि इतना इतना पैसा लगेगा, इतने देश कंसीडर्ड किए, इतना मतलब डेटा हो सकता है। और दूसरे क्लास में यानी आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ये काम करना संभव था और उनका क्या मानसिक, मतलब जो साइंटिस्ट थे वो क्या सोचते थे। तो 2 विधि उन्होंने अपनाया और विधि मतलब 2 प्रयास किया उन्होंने कि पहले प्रयास में उस खंड को जान लो कि जहां से जीन बनते हैं, और दूसरे में वो जान लो कि जहां पे मतलब दूसरे में जान लो पूरे डीएनए को जान लो। और इसके लिए कौन सी विधि अपनाई गई आपको हमने बता दिया, काटा गया डीएनए को, जोड़ा गया। और इसमें सबसे मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएनए सीक्वेंसर फ्रेडरिक सिंगर ने बनाया था, इसी विधि से जाना गया। और 2003 के बजाय 2006 आ गया, क्योंकि सबसे अंत में पढ़ा गया क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, मतलब 2006 में, यानी 16 साल लगे थे डीएनए को, मतलब ह्यूमन के डीएनए को पढ़ने में। ये डेटा दिमाग में बैठा लीजिएगा। और फिर माइक्रो सैटेलाइट, ये सैटेलाइट मतलब माइक्रो और सैटेलाइट क्या है, हमने बताया कि जब एक ही डीएनए मतलब डीएनए खंड पर एक ही जो नाइट्रोजन क्षार है वो कई बार दोहराया गया हो, ए टी टी जी ऐसे करके कई बार दोहराया गया हो, बार बार इसी चीज को दोहराया गया हो, उसके बीच में कुछ नहीं हो, खाली एक ही कोड हो, तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, और अगर छोटा होता तो माइक्रो, बड़ा होता है तो मैक्रो। इसके बारे में हम इसके बाद वाली क्लास में बात करेंगे बच्चों, यानी अगली क्लास में हम बात करेंगे कि क्या मिला 2006 में जब पढ़ के कंप्लीट हुआ तो क्या मिला। देखना मत भूलिएगा हमारी अगली क्लास। और बच्चों वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि नहीं हाँ सर पढ़ाते हैं, अच्छे से समझ में आता है। अगर कमी है पढ़ाने में तो जरूर कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा, सुधारने की कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या करेंगे, सुधारेंगे, क्योंकि आप ही बताएंगे कि कैसा, मतलब क्या लग रहा है आपको, कहीं पर कमी है जरूर बताइएगा हमको। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन जो पूछे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, आप हमें बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन, हाँ, ह्यूमन जो फीमेल का जो गर्भाशय होता है उसका आकार कैसा होता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसके साथ ही आप हमें बताएंगे कि फीमेल में जो प्राथमिक जनन अंग है उसको मतलब किसको नाम देते हैं प्राथमिक जनन अंग को। तो ये हमें यानी 2 कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन, ये और जो हम बीच में पूछे थे वो, इसका हमें आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं बच्चों, ज़्यादा बकवास करें, सॉरी फॉर दैट। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।